गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास करना है हमने और उम्मीद करती हूँ कि आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चंस के आंसर देखने का। तो चलिए पेज नंबर 11 निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ये मैंने तुम्हें बताया ही था। इरेटोस्थनीज इज़ द करेक्ट आंसर। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। दूसरा है, किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? भौतिक यानी फिजिकल, जो आदमी ने नहीं बनाया, मानव ने जिसे नहीं बनाया, तो वो होगा बंदरगाह नहीं, मैदान यस, सड़क नहीं, जल उद्यान नहीं, क्योंकि उद्यान तो बाग तो मनुष्य ही लगाता है। तो करेक्ट आंसर इज मैदान। मैदान जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपकी छोटी क्लासेस में ज़्यादातर इस तरह से आता था, आपने भी ध्यान दिया होगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको जोड़े बनाने हैं। कल मैंने आपको बताया था अगर मृदा है तो मृदा विज्ञान होगा, तो इसमें देखो मौसम विज्ञान है, दैट इज़ रिलेटेड टू जलवायु विज्ञान। जनानकी है, जनानकी का मतलब होता है जनसंख्या से रिलेटेड, तो जनानकी जो है वो जनसंख्या भूगोल हो गया। समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल हो गया और मृदा विज्ञान मृदा भूगोल हो गया। दैट मीन जो सही मेल कर रहा है वो है घ, लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आपको ये क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप जोड़े बना लीजिए। अगर पहले से ही ए का बी का सी ऐसे देखने लगोगे तो नहीं बनेगा। पहले आप अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी स्मरण शक्ति के हिसाब से जोड़े बना लो, और बनाने के बाद अब आप देखो कि कौन सा मेल खा रहा है। तो लास्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ इज, कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? देखो कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं या उसका क्या कारण होता है, तो दो ऑप्शन हो गए, एक तो क्यों और एक क्या, है ना। कब तो समय के हिसाब से आएगा, तो क्यों और क्या हुआ। जैसे टीचर आपसे पूछती है बेटा होमवर्क कर लिया, आप बोलते हो नहीं, तो क्यों, है ना, मेन कारण ये आता है। या आपने ये किया, क्या किया, तो क्यों और क्या, बोथ आर करेक्ट। यू मे राइट क्यों एंड क्या। अब लास्ट वन है, कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? विषय कालिक यानी काल का, तो इतिहास है जो हमें विभिन्न कालों के बारे में बताता है। ठीक है, अब आप जब भी इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, द बेस्ट वे इज you will write down the question and then the correct answer. No need to write down the options. Options लिखने में क्या होता है, बार बार options पढ़ते हो आप, आपको सारे करेक्ट नज़र आते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सारे ऑप्शन ना लिख के जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लिख दें, और आप बार बार करेक्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको राइट आंसर माइंड में रह जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है ये 30 वर्ड्स का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली 1 वर्ड आंसर है, वो एक एक नंबर के आते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का आता है, क्योंकि उसे हमें 150 शब्दों में आंसर देना होता है। पूरी बुक में हर चैप्टर का फॉर्मेट यही है। आप चाहे पन्ने पलट के हर चैप्टर का अभ्यास देखेंगे तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, सेकंड क्वेश्चन 30 वर्ड्स 3 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन 150 वर्ड्स 5 मार्क्स। चाहे आप इंडिया की बुक देखो और चाहे आप वर्ड की बुक देखो, तो आपने अपनी कॉपी में भी इसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक वाक्य में आंसर होगा या एक वर्ड में आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को आप
3 नंबर का है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स। आप उसको पैराग्राफ में लिखो, आप उसको पॉइंट्स में लिखो, लेकिन द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द आंसर इज इन पॉइंट्स। You have to write down 3 points, then you will explain, and then the answer will be finished. Now second question जो है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, बट दैट इज़ ओनली अप टू हाउ यू यूज़ ज्योग्राफी इन योर डेली लाइफ। मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था ज्योग्राफी बहुत लाइव सब्जेक्ट है, तो उसको कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस सारे उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालय जाते समय कुछ सांस्कृतिक लक्षणों को देखते होंगे। सांस्कृतिक लक्षण का मतलब समझ गए? जैसे मान लो आप स्कूल से घर और घर से स्कूल आते हो, आप देखते होगे कोई सड़क बन रही है, या कोई सड़क बनी, या रास्ते में कोई सिनेमा घर है, या रास्ते में कोई मॉल है, कोई मंदिर है, कोई कोठियाँ हैं, ये देखते हो ना, ये सब सांस्कृतिक लक्षण है। तो क्या वे सभी समान हैं या असमान? यानी एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं जब तुम घर से स्कूल आते हो, या उसमें कोई चेंज होता है? अगर भूगोल के अध्ययन में इसे सम्मिलित करना चाहिए या नहीं, यदि हाँ तो क्यों? जनरल सा क्वेश्चन है, हम इसे भूगोल में सम्मिलित करेंगे क्योंकि हम भूगोल में सांस्कृतिक लक्षणों को भी पढ़ते हैं। और अपना लिख दो, जब तुम घर से स्कूल आते हो तुम्हें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और ये लक्षण हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में इन क्वेश्चंस का आंसर कॉपी पे लिखना यूज़लेस है। हर एक बच्चा अपने हिसाब से सोचता है। अगर आपको मेथड देखना है कि कैसे लिखना है, देन यू मे राइट, अदरवाइज दीज आर क्वेश्चंस ऑफ डिस्कशन ओनली फॉर द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट की गेंद है, संतरा है, लौकी है, इनमें से कौन सा पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको बताया था संतरा करता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक भूआब की तरह काम करती है। भूआब जो साइड से उभरा होता है और ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है। तो हम इसका आंसर यही कर सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक संतरे के आकार की है। और इस वस्तु को पृथ्वी की आकृति से वर्णित करने के लिए इसीलिए चुना गया है क्योंकि दोनों तरफ से पृथ्वी फूली हुई प्रतीत होती है और ऊपर और नीचे से वो बिल्कुल फ्लैट होती है। क्लियर? थर्ड है, विद्यालय में हम हर साल वन महोत्सव मनाते हैं। अगर आपको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का ना भी पता हो तो जब आप 5वीं, 6ठी में आए आप तब से ध्यान रखो, हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रहे, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट हो, हवा फ्रेश हो। इसीलिए हम पारितंत्र को बैलेंस करने के लिए वन महोत्सव मनाते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में आजकल बारिश है तो वन महोत्सव के कार्यक्रम कई स्कूलों में हो रहे होंगे। वो हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे भी जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये बैलेंस बना रहे, इसी को पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। अब इस पे आप अपने कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हो, बट नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। फिर आपने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष ये सब देखे हैं। इस मंडल को क्या कहते हैं? अब तक तो सब बच्चों को पता होगा कि ये मंडल जैव मंडल कहलाता है। सभी जीवधारियों, प्राणियों, पशु पक्षियों और वनस्पति को मिलके जो मंडल बनता है वो जैव मंडल होता है। और इसके बाद क्या आप इस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? सिंपल है, 3 लक्षण उसके लिख दो कि एक तो जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलके बनता है, 1 पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, जैव मंडल में सभी सजीव जगत के प्राणी निवास करते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, घास, मानव सब आ जाते हैं। ठीक है। और थर्ड में लिख सकते हो कि जैव मंडल में रहने वाले सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी वो एक दूसरे पर
निर्भर हैं। और ये निर्भरता तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि ये पेड़ पौधे और ये सब कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको अपने विद्यालय से स्कूल आने में, स्कूल से अपने घर जाने में और घर से स्कूल आने में कितना समय लगता है? सिंपल सी बात है, रोज़ आते हो, देख लो कितना समय लगता है। और आप एक बात नोट करोगे कि सुबह घर से स्कूल आने में कम समय लगता है, लेकिन स्कूल से जब आप वापस घर जाते हो तो समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि उस वक्त रश हो जाता है, सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती है, तो स्कूल का टाइम जो हम आने जाने का टाइम है उसमें फ़र्क आ जाता है। क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। किसी की जगह पर किसी को नहीं रख सकते हैं। क्लियर? तो ये बच्चे आपस में बैठ के अगर आप डिस्कशन करोगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर और अच्छे से हो जाएंगे। क्यों? होता क्या है, जब 2 या 3 लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, देन यू विल गेट मोर पॉइंट्स एंड इन मोर इलेबोरेट वे। मैं अपना बताऊंगी, मेरा वक्तव्य क्या है, दूसरा बच्चा अपना बताएगा, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्या आपने परिस्थान का अवलोकन कर सकते हैं? अपने आसपास की सराउंडिंग का क्या आप अध्ययन कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। प्राकृतिक और सांस्कृतिक फीचर्स भी देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि सभी जगह पर एक जैसे वृक्ष नहीं पाए जाए। जैसे मान लो छुट्टियों में तुम अपनी नानी के यहाँ कहीं गाँव में घूमने गए या वैसे ही कहीं घूमने गए, तो तुमने देखा होगा वहाँ की मिट्टी में और वहाँ के पेड़ पौधों में फ़र्क होता है। पहले जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो तुम्हें भी बच्चों होमवर्क मिलता होगा, उसमें यही कहा जाता था, एक तो मिट्टी के थोड़े से स्पेसिमेन इकट्ठे करके लाओ, देखो यहाँ की मिट्टी में और वहाँ की मिट्टी में फ़र्क होता है। फिर वहाँ के पेड़ों के पत्ते इकट्ठे करके लाओ। मैं ये देती थी बच्चों को और बच्चे बहुत खुश होकर करते थे। प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट लेके आते थे, उसमें ये डाल देते थे। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि एक जगह पर, एक परिवेश में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो दूसरे परिवेश में जाके बदल जाती हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, हर तरह जगह पर अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। तो उसने ये पूछा है कि ये सभी भिन्न तत्व धरातल पर पाए जाते हैं। क्या आप ये तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक अध्ययन भिन्नता का अध्ययन है? बिल्कुल, शुरू में ही हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी को एज ए रीजनल ज्योग्राफी भी पढ़ा जाता है। तो इसमें आप वही रीजन के सारे पॉइंट्स दे सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि जब हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर जलवायु में, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के पेड़ पौधों में, उनकी बनावट में, उनकी पत्तियों की आकृति में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि फसलों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये सारे पॉइंट्स हमने 3 वीडियो में पहले भी डिस्कस किए थे। आप एक बार सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक और असम, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक बहुत ज़्यादा वैरायटी या भिन्नता देखने को मिलती है, और उसका कारण यही होता है कि ये प्रदेश अलग अलग अक्षांश पर स्थित हैं, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग जलवायु है। क्लियर? अब लास्ट है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और ये सब का अध्ययन कर चुके हैं, तो इनके बारे में बताओ। सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये सभी सामाजिक विज्ञान में आते हैं। जब हम इतिहास यानी समय के हिसाब से, काल के हिसाब से कुछ पढ़ते हैं तो वो ऐतिहासिक हो जाता है। अर्थ यानी धन के हिसाब से, वाणिज्य के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से पढ़ते हैं तो वो अर्थशास्त्र हो जाता है। अगर हम उसे पॉलिटिकल यूनिट्स के हिसाब से पढ़ते हैं कि कितने भागों में हम एक देश को बांट सकते हैं, राजनीतिक इकाइयों में बांट सकते हैं, तो वो राजनीतिक भूगोल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही उन्होंने पूछा है। और
आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें आपने ये सारे सब्जेक्ट लिए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये तुम 10th तक पढ़ के आए हो। इनके बारे में सिर्फ 2-2, 3-3 लाइनों में आपने लिखना है। यानी राजनीति विज्ञान क्या है, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हो, इतिहास क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, और भूगोल तो आप पढ़ ही रहे हो। 2-2 लाइनों में इनकी परिभाषा लिख दो और इसमें तुम किन चीज़ों का अध्ययन करते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स या अभ्यास। ठीक है। अब देखो, एक जो मेन चीज़ रह गई थी सबसे, वो थी तुम्हारा ये सिलेबस। मैंने ये लिखा है, मैं इसकी पिक भेज दूंगी तुम्हें। मैं वैसे तुम्हें बता देती हूँ कि जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें ये जो 2 बुक्स हैं, इंडिया और वर्ल्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 बुक है, इंडिया की नंबर 2, दोनों 35-35 मार्क्स की हैं। क्लियर? 35-35 की टोटल हो गए 70। बाकी इलेबोरेट फॉर्म में फिर आगे बताऊंगी, अभी एज अ कंसोलिडेटेड फॉर्म में बताती हूँ। पहली बुक 35 नंबर, दूसरी बुक भी 35 मार्क। 35-35 70 हो गए, 30 नंबर बच गए जो तुम्हारा प्रैक्टिकल है। और ध्यान रहे, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग पास होना है। ये मत सोचो कि थ्योरी में मेरे नंबर जितने भी आए मैं प्रैक्टिकल में अगर 30 ले लूँगी तो पास हो जाऊँगी। नो, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है। ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखते रहो और अपनी पढ़ाई को चलाते रहो। बहुत इजी है ज्योग्राफी और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जो यूपीएससी में, आईएएस में बैठते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी टेस्ट तुम देते हो उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तुमने देखा होगा पिछले साल 22 में एक बच्चा 100 में से 100 भी लेके आया था। तो पढ़ते रहो, कोई मुश्किल हो मुझे कमेंट्स करो, मुझे सजेशंस में भी लिख सकते हो, कमेंट्स में भी लिख सकते हो। जो भी कुछ तुम्हें अच्छा लग रहा है या कुछ और मॉडिफिकेशन होना चाहिए तो उसके हिसाब से हम ये क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बच्चे अपना माइंड लगा के पढ़ो, खुश रहोगे, खुशियाँ मिलेंगी। दुखी होके पढ़ोगे, नंबर भी दुखी करने वाले आएंगे। ओके, तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।